नमस्कार। यूजी सेमेस्टर 5 के पाठ्यक्रम में शामिल दूसरा एकांकी माँ आज पढ़ेंगे। माँ एकांकी के एकांकीकार विष्णु प्रभाकर हैं। माँ एकांकी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है। विष्णु प्रभाकर का जीवन काल 1912 से 2009 तक रहा है। तो देखते हैं इस माँ एकांकी के माध्यम से विष्णु प्रभाकर कहना क्या चाहते हैं। इसके जो एक मुख्य पात्रा है वह है मनीषी। मनीषी लड़की है और इसकी शादी भी हो चुकी है। मनीषी के पिता जब ये 2 वर्ष की थी उसी समय इनके पिता स्वर्गवास हो गए, छोड़कर चले गए, मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जब 4थे वर्ष में थी, 4 वर्ष की थी, उस समय माँ इसे छोड़कर चली गई। माँ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी लेकिन इसे ले जाना चाहती थी साथ में, लेकिन इनके जो दादाजी थे इनको जाने नहीं दी। वो तो इनकी माँ को भी नहीं जाने देते थे, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी की बात ना मानते हुए चली गई, किसी दूसरे के साथ विवाह कर लिया उन्होंने। तब से माँ के अपने दादाजी से के साथ पली है, अपने घर में ही रही। और उसके बाद में बहुत ही नाटकीय ढंग से एकांकी का समापन होता है। अंतिम तक आते आते समझ में आ जाएगा क्या है स्थिति। मनीषी मुख्य पात्रा है। एकांकी जहाँ पे खेला जा रहा है, जो रंगमंच है, वो एक मध्यवर्गीय परिवार का कमरा है। मनीषी के ही घर का कमरा है जहाँ पे मनीषी रह रही है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी जगह है और किस तरह वहाँ का हाव भाव किस टाइप का है। एक साधारण मध्यवर्ग के परिवार का कमरा, सुविधा अनुसार उसे कैसे भी सजाया जा सकता है। सुघड़ता और सुरुचि उसकी विशेषता है। संपूर्ण नाटक में मनीषी एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित है। मानसिक रोग से पीड़ित है मतलब दिमागी संतुलन उसका नहीं है। इसलिए पलंग पर लेटी रहती है। इस वजह से वो पलंग पर लेटी हुई है। आसपास डॉक्टर और परिजनों के बैठने व दवा आदि के रखने की व्यवस्था है। ऊपर से आने जाने की व्यवस्था भी है। नाटक आरंभ होने के समय मनीषी पलंग पर लेटी है। युवती तो है ही, असुंदर भी नहीं है। मतलब युवती है और युवती असुंदर नहीं होती, दिखने में सुंदर ही होती है। तो असुंदर भी नहीं है। विवाह हुए साल भी नहीं बीता है, अभी अभी शादी हुई है, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है। पर अभी से बड़ी बड़ी आंखें भय से पूरित हैं, जैसे किसी नानी की कहानी का काल्पनिक राक्षस उसे दबोचने आने वाला है। दादी नानी कहानियाँ सुनाया करती हैं और उन कहानियों में काल्पनिक राक्षस होते हैं, काल्पनिक भूत प्रेत होते हैं। तो इस तरह की कहानियों की तरह वो भयभीत है सुनकर, जैसे कि उस काल्पनिक कहानी के राक्षस उसे दबोचने के लिए आ रहा है। इसमें सिकुड़ी हुई है, सिमटी हुई है, भयभीत है। रह रहकर किसी सांपग्रस्त व्यक्ति की तरह तड़प उठती है। पास ही एक वयोवृद्ध डॉक्टर बैठे हैं, मस्त हंसमुख, बात में चुटकी लेने वाले, मतलब मजाक करने वाले। वयोवृद्ध डॉक्टर है मतलब काफ़ी उम्र दराज डॉक्टर है। और वो जो डॉक्टर है ना, वो मनीषी के मौसा है। मौसा असल में वो मौसा नहीं है। जो मनीषी की माँ जो थी वो शादी की है जिस दूसरे पुरुष के साथ, वही आदमी है। और मनीषी जिस घर में रह रही है उसको पता नहीं है कि यही मेरी माँ है। बाद में उसको ले आई थी अपने पास, लेकिन उसको पता नहीं, जानकारी नहीं है कि मेरी ही माँ है। उसको मौसी कहती है और जो उसके पति है उसको मौसा कहती है। तो पति बादल कुमार भी हैं और मनीषी के जो पति हैं, जो उसकी शादी हुई है, तो उसके पति हैं बादल कुमार।
ये है मनीषी के पति, मनीषी के पति बादल कुमार। स्वस्थ सुशील तो है ही, समझदार भी लगते हैं। ये जो बादल कुमार हैं पति जी, ये स्वस्थ और सुशील है और समझदार भी है। अब देखिए एकांकी आरंभ होती है। ये हो गई बात जहाँ पे एकांकी खेली जा रही है वहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। अब शुरू होता है। डॉक्टर कहता है परीक्षा करते हुए, जांचते हुए मनीषी को, वह यह भी नहीं, पेट बिल्कुल ठीक है। मनीषी का जांच हो रहा है। वो जो मौसा है, जो सौतेला पिताजी है, मनीषी के नज़र में वो मौसा है। वो नहीं जान रहा है कि ये मेरी माँ है, वास्तविक माँ है, और ये जो माँ शादी की है बाद में वही है। उसको आभास है कि ये मौसी है, कोई अनजान है, दूर के रिश्ते में मौसी है जो हमको पाल पोस रही है, रखी है, यही जान रही है। उसको जानकारी में नहीं है वास्तविकता। तो वही डॉक्टर है, मौसा इसके डॉक्टर है, जो सौतेला पिता है वो डॉक्टर है। वो जांच कर रहा है मनीषी की, परीक्षा करते हुए। यह भी नहीं, पेट बिल्कुल ठीक है। आंखें देखूं, एक क्षण बाद एकदम चमत्कार। नाक कान भी साफ सुथरे हैं। जीभ तो दिखाओ, मुंह खोलो, आ नहीं, यहाँ भी सब ठीक है। स्टेथोस्कोप निकालकर, डॉक्टर लोग जो स्टेथोस्कोप रखते हैं कान में लगाकर जांचते हैं धड़कन, तो वो निकाल कर, अच्छा अब दिल देखूं हूँ। एक क्षण बाद सांस लो, और ज़ोर से, और ज़ोर से, एकदम बोल उठते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु मनी। मनीषी को ये मनी कहते हैं प्यार से, मनी। तुम्हारा दिल तो तूफान की मेल की गति से दौड़ रहा है, यानी शिशु के दिल की भांति, यानी नितांत निश्चल। बच्चे के दिल की गति निश्चल भाव से दौड़ता है, बहुत तेज धड़कता है, धक 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 धक। मतलब उसका जो गति है सामान्य जो वयस्क इंसान होता है उससे अधिक बार धड़कता है। अगर वयस्क इंसान का 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है तो उसका उससे काफ़ी अधिक धड़कता है। बादल कहता है, यानी डॉक्टर साहब मनी को कोई रोग नहीं है? डॉक्टर कहता है, एकदम नहीं है, वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ है। क्यों? मैं शुद्ध भाषा बोलता हूँ ना। और अपनी तारीफ भी करता है, करवाना चाहता है कि मैं शुद्ध भाषा बोलता हूँ ना। ये बादल कुमार वहीं पर है जो मनीषी के पति हैं। वो पूछता है कि तब तो मनीषी ठीक है। डॉक्टर कहता है, हाँ, बोलता है कि मैं शुद्ध भाषा बोलता हूँ ना। तो बादल कहता है, हृदय की भाषा कभी अशुद्ध नहीं होती डॉक्टर साहब। हृदय की भाषा जो है, अंतर्मन की भाषा जो है, दिल की भाषा कभी अशुद्ध नहीं होती। चाहे अशुद्ध भी हो तब भी वो स्वच्छ और साफ ही होती है। डॉक्टर कहत कबीर सुनो भाई साधो। बादल तुमने कही मर्म की बात, काश की मनीषी इस बात को गांठ में बांध ले। देखो देखो बादल, देखो मनीषी मुस्कुरा रही है, यानी वह हमारी बात समझती है। देखो मनीषी, तुम्हारा रक्त भी ठीक है, रक्तचाप भी ठीक है, हृदय भी ठीक है, हृदय की गति भी ठीक है, मस्तिष्क में कुछ गड़बड़ है। बादल भयातुर होकर के, मस्तिष्क में गड़बड़ यानी मनीषी, यानी मैं पागल हो रही हूँ। मनीषी कहती है कि यानी मैं पागल हो रही हूँ। डॉक्टर कहता है, अभी हो तो नहीं रही हो सकती हो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तुम्हारी मस्तिष्क में एक तराजू है, तराजू। मनीषी कहती है चकित होकर, तराजू? बादल कहता है अनबुझ, मतलब ना समझी से, तराजू? कैसी तराजू? डॉक्टर कहता है, यही तोलने की तराजू, 2 पलड़े वाली जो तराजू जिस पे अनाज तौला जाता है, एक तरफ से बटखरा और दूसरे तरफ से अनाज, वही तराजू, 2 पलड़े वाली। उसके एक पलड़े में बहुत सा बोझ भरा हुआ है, लेकिन दूसरा बिल्कुल खाली है। एक पलड़े में बोझ भरा हुआ है, दूसरा खाली है। तो इससे क्या हो रहा है? इस बात का जो परिणाम हो सकता है वह हो रहा है, यानी असंतुलन। एक पलड़ा धरती पर पड़ा हुआ है, दूसरा आकाश में
लगा हुआ है। मतलब जो भारी है वो नीचे धरती पे सट गया और जो हल्का है जिसमें कुछ नहीं वजन है वो ऊपर उठ गया है। शरीर स्वस्थ हो तो कैसे हो? अब बताओ, जब दिमाग असंतुलन है तो शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है? सारा खेल तो दिमाग का है। बादल कहता है तो मनीषी को सोचने की बीमारी है। डॉक्टर कहता है केवल सोचने की, और जब आदमी केवल सोचता है तो डर जाता है। डरने पर स्नायु तंतु विचलित हो जाते हैं। स्नायु तंतु जो रक्त दौड़ाने वाली जो शिराएं होती हैं, जो नस होते हैं, वो है स्नायु तंतु, तो वो विचलित हो जाती हैं। स्नायु तंतुओं के विचलित होने पर शरीर कांपता है, फिर शरीर कांपने लगता है। शरीर कांपने पर दिल धड़कता है। दिल धड़कने पर पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द होने पर भूख बंद हो जाती है। भूख बंद हुई तो खून नहीं बनता, और फिर कहत कबीर सुनो भाई साधो, रोग ऐसे बरसते हैं जैसे बादल से पानी झमाझम। ये डॉक्टर कह रहा है बादल को और मनीषी को कि ये प्रॉब्लम होता है। अगर थोड़ा सा असंतुलन हुआ तो देखो एक असंतुलन की वजह से कैसे कैसे बढ़ता जाता है। मनीषी कहती है डॉक्टर मौसा आप तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। डॉक्टर कहता है सच में मजाक उड़ाता हूँ? तब तो बहुत सुंदर बात है, तुम मेरा उड़ाओ। सब हंस पड़ते हैं। अरे यही तो इस रोग की दवा है, तुमने मजाक उड़ाया नहीं और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हुए नहीं। मतलब मजाक नहीं उड़ाई, तुम हंसी नहीं, इसलिए तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं हुए, तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक हुआ नहीं। अच्छा बादल, आज से सब दवाइयाँ बंद, खाने पीने का कोई परहेज नहीं। परहेज है तो लेटे रहने का, और हाँ मौसम अच्छा है, छुट्टी लेकर घूम आओ, खेलो कूदो, मौज करो, मजाक उड़ाओ, और मुझे भी छुट्टी दो। नमस्ते, चल देते हैं। और इतना कहकर वो डॉक्टर साहब चल देते हैं। फिर अपना ड्यूटी के लिए घर से निकल लेते हैं। वो अपना ही घर है उसका। बादल ठगा सा, नमस्ते साथ चलूं? पूछता है। नमस्ते साथ चलूं? डॉक्टर कहते हैं मुड़कर कौन किसके साथ जाता है बादल? अब ये डॉक्टर साहब भी एकदम मस्त आदमी है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, साधु प्रवृत्ति वाले। कौन किसके साथ जाता है बादल, दार्शनिक है। वैसे चलना फिरना जीने के लिए अनिवार्य है। क्यों, कबीर साहब ने यही कहा है ना, जाते हैं। कहते हुए जाते हैं। बादल हंसता हुआ, डॉक्टर साहब भी क्या खूब हैं, कबीर के बिना एक कदम नहीं चल सकते। अच्छा मनी, तुम एक बात बताओगे? बोलता है कि डॉक्टर साहब भी गजब का है, कबीर के बिना एक पल एक क्षण भी नहीं चलते एकदम। मतलब हमेशा कबीर की जुबानी, कबीर की वाणी उनके मुंह पर ही रहता है। और फिर मनीषी से पूछते हैं कि अच्छा मनी, बादल पूछता है कि एक बात बताओगे? मनीषी, क्या? बादल, तुम डॉक्टर साहब की तरह हंस क्यों नहीं सकती, खुश क्यों नहीं रह सकती, नन्ही नादान चिड़िया क्यों नहीं बन सकती? मनीषी कहती है जी अपना अपना स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव। जवाब देती है कि अपना अपना लोगों का स्वभाव है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, क्या करें। बादल कहता है स्वभाव क्या रोज़ बदलता है? विवाह के पहले 3 महीनों में तुमने क्या नहीं किया? तुम्हारी वह चहक, तुम्हारी वह मस्ती, तुम्हारा वह भाव, वह सहसा। मनीषी हठात, स्वामी। बादल, नहीं मनी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मनीषी विह्वल होकर, नहीं नहीं, मेरे पास छिपाने को क्या है, और फिर आपसे छिपाने को? मुझ अनाथ के आप ही सब कुछ हैं। आपको पाकर ही तो मैं हंस सकी थी, और किसी के आने के खटखट, और फिर किसी के आने की खटखट सुनती है। कोई आ रहा होता है तो बादल एकदम से अचानक से बोलता है मौसी आ रही है। मौसी आ रही है, वही जो इन लोगों को, वो डॉक्टर के पत्नी है। मनीषी की अपनी माँ है, मनीषी को पता नहीं इस बात की, तो वो आ रही है, बगल में रहती है, साथ में रखी हुई है, एक कमरा इन लोग को दे दी है।
रहने के लिए दोनों को, हस्बैंड वाइफ को। और चूँकि एक रिश्ते में तो अगर वो मौसी बोलती है तो बेटी ही हुई, तो बेटी दामाद के लिए एक कमरा दे दी अपने घर में से, तो अपने ही घर में है वो, आती है तब तक। कमला का प्रवेश, इसकी मौसी का नाम कमला है, इसको ध्यान रखिएगा। कमला कौन है? तो मनीषी की मौसी है, मनीषी की मौसी है कमला। असल में ये वास्तविक माँ है, अंत में समझ में आ जाएगा, पता चलेगा। कमला का प्रवेश, एक संयत गंभीर प्रौढ़ा, आंखें प्रेमिल, मनीषी सहजा संभलती है, बादल उनकी ओर बढ़ता है, बादल उनकी ओर बढ़ता है, मनीषी संभलती है। जब इसलिए क्योंकि कमला का प्रवेश हुआ है उस रूम में। कमला कहती है, क्यों बादल, क्या बता गए हैं तेरे मौसा? डॉक्टर क्या बता गए हैं? बादल कहता है, बता गए हैं कि मनी बहाना किए पड़ी है। कमला, चल हट, वह भी आदत से मजबूर है, रात कितना तेज दौरा पड़ गया था बेचारी को, पीली पड़ गई है। बादल, इसलिए मौसा जी कह गए हैं कि बीमारी का बहाना करके मनी घूमना चाहती है। कमला, तो इसमें बुरा क्या है, चले जाओ घूमने, बल्कि तुम्हें तो चले जाना चाहिए था, हैं? आज ही छुट्टी ले लो। यह क्या चुप हो गया, बोलता क्यों नहीं रे? अपने दामाद को फटकार रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया बात है, चले जाओ कहीं घूमने दूर जगह, इससे दिमाग ठीक होगा आदमी का, थोड़ा सा मन तरोताज़ा होगा, जगह बदलेगा। तो बादल कहता है, मौसी बात यह है, एकदम अचानक से, मौसी आजकल काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिल सकती। ऑफिस में काम करता है बेचारा, तो बोल रहा है काम बहुत है इसलिए छुट्टी नहीं मिल सकती। कमला कहती है, छुट्टी नहीं मिल सकती या पैसे? वो सीधा बात करती है, पॉइंट टू द पॉइंट, इधर उधर मत घुमाओ। बोल रही है कि छुट्टी नहीं मिल सकती या पैसे? तुम सीधा बोलो ना, काम नहीं करोगे तो पैसे नहीं मिलेगा, यही ना? कमला, बादल कहता है, पैसे हाँ, वह भी समस्या है, बात यह है। कमला कहती है, बात मैं जानती हूँ, देख लूँगी, तो छुट्टी तो लेकर आ, तुमको पैसे ही नहीं चाहिए, मैं दूंगी, तुम छुट्टी तो लो। बादल कहता है, मौसी तुम कितनी अच्छी हो। अब तारीफ़ करता है अपनी मौसी को, अपनी सासू माँ की। कमला, अरे परे हट, आ ऊपर आ, अभी तक छमासड़ा बना हुआ है। छमासड़ा कुछ खाने की चीज़ है जो बना हुआ है, आ खाना परोस आई हूँ, खाकर दफ्तर जा। बुलाती है अपने पास खाना खाने को, जाती है। बादल कहता है, अभी आया एक पल में, देखो मनी से कह लेता है कि अभी एक पल में आ रहा हूँ। मनीषी कहती है, मेरे पास आओ, सच कहती हूँ, मुझे कहीं ले चलो, यहाँ से दूर, बहुत दूर, जहाँ मैं हूँ, आप हो और कोई ना हो, जहाँ से फिर लौटना ना हो। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ सिर्फ मैं और तुम हो, और कोई नहीं, तीसरा कोई नहीं हो, ऐसी जगह पे ले चलो, और फिर वहाँ से लौट कर आना भी ना हो, ऐसी जगह। बादल अनबुझ सा, खोया हुआ सा, लौटना ना हो, क्या कह रही हो तुम? यानी मनीषी कहती है पूर्वता फिर उसी तरह, सच कहती हूँ, मैं यहाँ लौटना नहीं चाहती। बादल, आखिर क्यों? मनीषी, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा, इसको डर है, इसीलिए तो इसका दिमाग ख़राब हुआ है, छीन लेगा। सच कहती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई, और आगे कहना चाहती है, तब तक बादल कहता है, जैसे कोई मुझे तुमसे छीन रहा है, तो यह बात है, तो यह काल्पनिक भय तुम्हें सता रहा है, इसी भय के कारण तुम रातों में चीख कर उठती हो, इसी भय के कारण तुम्हें दौरे पड़ते हैं, इसी भय के कारण। ये बोले जा रहा है, और तब तक बीच में फिर मनीषी बोल पड़ती है विह्वल होकर के,
स्वामी स्वामी। मनीषी कहती है, स्वामी मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं समझती, मैं कायर हूँ, दुष्टा हूँ। असल बात ये है, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। मनीषी को पता चला है कि उसकी जो माँ है, अपनी माँ, जो 2 वर्ष में तो पिता गुजर गए, 4 वर्ष की आयु में माँ छोड़कर चली गई, और तो वही माँ इससे मिलने के लिए आ रही है। ऐसा इसको खबर मिली है, वो चिट्ठी भेजी है जिससे खबर मिली है, खबर हुई है कि वो आना चाह रही है इससे मिलने के लिए आज ही के दिन। तो इसी से वो घबराई हुई है। वो इसलिए घबराई हुई क्योंकि अपने माँ के प्रति उसके मन में बहुत निगेटिविटी फैल गया है। वो अपनी माँ को अच्छी नहीं समझती और उसका ये सोच है कि वो आएगी मेरे घर तो इससे बादल को नाराज़गी हो जाएगा, बादल इससे नाराज़ होगा। और फिर क्यों नाराज़ होगा, इसका भी एक कारण है कि वो माँ जो इस बच्ची को 4 वर्ष की उम्र में अपने सुख के लिए दूसरे के साथ विवाह करके भाग गई, इसको छोड़ दी बच्ची को, कैसी माँ है। तो इस वजह से वो डर रही है कि वो आएगी और ये जान जाएगा कि यही माँ है और जो इसको 4 साल की आयु में ही छोड़कर चली गई थी। तो इसलिए वो डर रही है, इससे बादल नाराज़ हो जाएगा, सोचेगा कि इसकी बेटी है, हो सकता है इसका गुण इस पे भी हो बाद में आ जाए। तो इस वजह से वो डर रही है। मेन कारण इसका ये है, घबराहट का कारण ये है, इसका दिमाग ख़राब होने का कारण यही है। तो कहती है कि मैं कायर हूँ, दुष्टा हूँ। बादल कहता है, आत्मनिंदा परनिंदा के समान ही पाप है। अपनी निंदा करना, अपने को कोसना दूसरे के कोसने के समान है, दूसरे की निंदा करने के समान है। मनी, और यह भी याद रखो, तुम्हारी इच्छा के बिना मुझे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम जब तक चाहती हो मुझे, या मैं तुम्हें जब तक चाहता हूँ तब तक तीसरा कोई बीच में दखलंदाजी नहीं कर सकता। मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, तीसरा कोई, तुम्हें छीनने के लिए या मुझे छीनने के लिए। जब तक हम लोग सही हैं तब तक। मनीषी पूर्वता, स्वामी स्वामी मैं क्या करूं। बादल कहता है, कुछ नहीं, केवल मन को शांत करो। कमला, तब तक फिर मौसी ऊपर से आवाज़ देती है ऊपर से, बादल क्या करने लगा रे, मैं कब तक बैठी रहूँगी। बुला रही, चूँकि बुला के गई थी। बादल जोर से, अभी आया मौसी, इसी क्षण। मनी से, तुम मेरा विश्वास नहीं करती तो मत करो, इस मौसी की बात तो सुनो, पराई होकर भी कितना प्यार करती है, इसी के कारण तुम यहाँ हो। मेरी माँ कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे विवाह करूं, वह मौसी ने मुझे सहारा दिया, नहीं तो तुम्हारी माँ के कारण। बादल कह रहा है कि मौसी तुम्हारी कितनी अच्छी है, इस पे तो विश्वास करो, कितनी अच्छी है जो मेरी शादी तुमसे करवाई। मेरी माँ, जो बादल की माँ है, वो नहीं चाहती थी कि इससे शादी हो, लेकिन फिर भी मौसी के कारण इससे शादी हुई है। मनीषी कहती है तीव्रता से, मेरी कोई माँ ना थी, मेरी कोई माँ ना थी, मेरी कोई माँ ना थी, उस दुष्टा का। बादल कहता है, मनीषी, माँ इस संसार का एकमात्र शाश्वत सत्य है, संतान को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मनीषी जो दुष्टा का कहकर उसका जो अपना अपमान कर रही है, उसके बदले में बादल कह रहा है कि माँ इस संसार का सबसे बड़ा शब्द है, ईश्वर के समान है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही गमन, तीव्र संगति, तीव्र संगीत। मनीषी कई क्षण ठगी सी शून्य में ताकती है, फिर बोल उठती है। वो इतना कह करके निकल गया मौसी के पास खाना खाने के लिए। मनीषी मन में सोच रही है, क्या क्या कह गए वह, माँ इस संसार का एकमात्र सत्य है, संतान को उसका अपमान नहीं करना चाहिए, संतान को उसका अपमान
नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सहसा उत्तेजित होकर, नहीं नहीं यह गलत है। संतान को माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ संतान का अपमान करे तो? माँ दुष्टा हो तो? मेरी माँ दुष्टा है, राक्षसी है, उसने मुझे बर्बाद किया, मेरे जीवन में कांटे बोए, अपने स्वार्थ के लिए मेरा गला घोंटा। नहीं नहीं, संतान के माँ का अपमान ना करने की बात गलत है, एकदम गलत है। वो अपने को सही ठहरा रही कि मेरी माँ दुष्टा है। जब संतान माँ का अपमान ना करेगी, तब जब माँ भी संतान की अपमान ना करेगी, तब ये तर्क है इसका, मनीषी का। तो ये मन में इस चीज़ को सोच रही है, बोल रही है अपने आप में। तब तक मंजू एक पात्रा है, उसका प्रवेश होता है। मंजू, ये जल्दी खुलता नहीं है। मंजू जो कि इसकी बहन ही है रिश्ते में, अपनी बहन नहीं है, ये भी शादीशुदा है। और ये जो मंजू है, एक तरह से जैसे मनीषी अनाथ है, वैसे मंजू के जिसके साथ मंजू का विवाह हुआ है, इसके पति, मंजू के पति अनाथ है। मंजू सनाथ है, मतलब इसके माता पिता हैं, लेकिन इसके पति का माता पिता नहीं है, इस वजह से वो अनाथ है। तो मंजू का प्रवेश होता है। मंजू बाहर से आते हुए, एकदम गलत है। क्या एकदम गलत है? वो सुन लेती है, एकदम गलत है बोल रही थी से। मनीषी कहती है, ओह मंजू। मंजू, हाँ हूँ तो मैं ही, पर तुम किसे एकदम गलत ठहरा रही थी? मनीषी कहती है, एकदम वह आज आ रही है। अचानक से बोलती है कि वह आज आ रही है। मंजू कहती है, कौन आ रही है? तुम्हारी माँ? मनीषी कहती है तीव्रता से, मेरी कोई माँ नहीं है, वह मेरी शत्रु है, शत्रु, मैं उससे नफरत करती हूँ। मंजू कहती है, हाँ यदि प्यार नहीं कर सकती तो नफरत ही करेगी, इंसान दो ही चीज़ करता है, प्यार और नफरत के सिवा माँ को कुछ और किया ही नहीं जा सकता। लेकिन मनी, विद्वान लोग कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों का अर्थ एक ही है। विद्वान लोगों का कहना है कि प्यार और नफरत एक ही है, मतलब जिससे प्यार रहेगा उससे थोड़ा तो नहीं, ये तो गलत है। जिससे प्यार होगा उससे नफरत नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये कुछ अलग दार्शनिक भाव से समझा रही है कि विद्वान लोग कहते हैं कि प्यार और नफरत दोनों का अर्थ एक ही है। मनीषी कहती है, मंजू मैं अर्थ जानना नहीं चाहती, मैं उससे बचना चाहती हूँ। उससे मतलब माँ से। मंजू, भूकंप से बचना चाहती हो? मनीषी, मंजू मुझे उपदेश मत दे, यह पत्र पढ़। पत्र देती है, पत्र उसको पकड़ाती है। पत्र आया हुआ है माँ के पास से, जिसमें वर्णन है कि वो जो माँ उसकी है वो आ रही है उसके यहाँ उससे मिलने के लिए। मंजू क्षणिक मौन। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, वह तुम्हारे देखे बिना नहीं रह सकती, और तुम उसे देख नहीं सकती। उसमें ये वर्णन था कि माँ जो है उसके देखे बिना नहीं रह सकती, और यहाँ मनीषी का ये हाल है कि उसे देख नहीं सकती। दोनों में विरोधाभास है। मनीषी कहती है, मैं उसे देखना नहीं चाहती, मैं उसे मिलना नहीं चाहती। वह अपने को कैसे माँ कहती है कि जब बेटी को जरा सा सुख मिला तो वह पहुँची विष पिलाने। जब मेरा अच्छा दिन आया, जब मेरी विवाह हुई, मेरे साथ पति आए, तो वो फिर हमसे मिलना चाह रही है। मुझसे मेरे पति को, इसको डर है कि मेरे पति को छीन लेगी। उसको देख करके, उसकी कहानी को जान करके मेरे पति भड़क जाए, ऐसा इसको डर है। तो कह रही है, मिला तो वह पहुंची विष पिलाने।
मंजू कहती है शुक्र है तुमने अपने को उसी की बेटी माना तो, उसकी बेटी माना तो। अभी तुम मान ली ना कि वह जो माँ है मुझे विष पिलाने को चल दी, बेटी को विष पिलाने आ रही है। मंजू कहती है हाँ माना तो मनीषी कहती है मंजू तुझे इतना सुख मिला है कि तेरा सिर फिर गया है। मंजू कहती है सुख तो अपने अंदर है, कहीं से मिलता नहीं पगली, और जैसी सिर मेरा फिरा भगवान करे सबका फिरे। मनीषी कहती है मंजू तू यहाँ से चली जा, तुम मेरे हिसाब की बात ही नहीं कर रही हो, तुम चली जा। मंजू कहती है अच्छा मैं चली। मनीषी ओ मंजू तू समझती क्यों नहीं, तू मेरी सहायता क्यों नहीं करती। मेरी माँ यहाँ आ गई और मेरे पति और उनकी माँ को पता लग गया तो वही डर है। तो मंजू कहती है तो गजब हो जाएगा, तेरी सास कुछ समझे या ना समझे पर मनुष्य बड़ा शक्की होते हैं। मनीषी यही तो, ये मंजू और उसको भड़का रही है कि तेरी सास जो है कुछ समझे ना समझे, लेकिन जो मनुष्य होते हैं, जो आदमी होते हैं, जो पुरुष होते हैं, बड़ा शक्की मिजाज के होते हैं। तो ये और उसको हड़का रही है, एक तरह से डरा रही है कि तेरी सास कुछ समझे ना समझे पर मनुष्य बड़े शक्की होते हैं। तो मनीषी कहती है यही तो। मंजू कहती है अच्छा ज़रा बैठ जाऊं, बैठ कर तो एक काम करो। मनीषी कहती है क्या। मंजू कहती है तुम्हारी यह मौसी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है। मनीषी वह प्यार के अलावे और कुछ नहीं कर सकती, ना कोई नाता ना कोई रिश्ता, दूर दराज का संबंध तक नहीं, लेकिन प्यार इतना कि मंजू फिर कहती है, वो बोल ही रही होती है कि प्यार इतना कि उसकी अपनी मौसी की बड़ाई कर रही होती है, तब तक फिर मंजू बोल उठती है प्यार करने के लिए नाते रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती मनीषी, अगर बल्कि अक्सर ये नाते रिश्ते प्यार की राह के रोड़े बन जाते हैं। नाते रिश्ते प्यार के राह के रोड़े बन जाते हैं, अनजान लोग ही प्यार करते हैं दूसरे से। मनीषी कहती है ठीक कहती हो, लेकिन अब तो तुम मुझे एक काम करने की कह रही थी, अभी तो कह रही थी ये काम करो। मंजू कहती हाँ वही तो कहती हूँ, तुम सब बातें इस मौसी से कह दो, जितनी भी बात है तुम मौसी से कह दो। मनीषी कांप कर क्या। मंजू हाँ तुम मौसी से कह दो कि तुम्हारा माँ 3 महीने से तुम्हें पत्र लिख रही है, वह तुमसे मिलना चाहती है, वह आज आ रही है, बता दो। मनीषी कहती है यह सब उनसे कह दूँ। मंजू कहती है हाँ। मनीषी लेकिन वह आ क्यों रही है, उसे यहाँ आने का अधिकार क्या है, वह मेरी कौन होती है, उसके कारण। और कुछ कहना चाहती है, तब तक फिर मंजू बोल उठती है उसके कारण क्या हुआ वह मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन एक बार तुम मौसी से कह के देखो ना। मनीषी कहती है कहने से कोई लाभ नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मैं उसे देख नहीं सकती, इसका जिद है कि मैं उसे देख नहीं सकती, मैं उसे मिल नहीं सकती, मैं मिलूँगी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। मंजू कहती है हंसकर देख तक नहीं सकती देख तक नहीं सकती। नहीं मनीषी अपने को धोखा मत दो, तुम उसे देखने को आतुर हो, तुम मन ही मन उसके रूप की कल्पना करती हो, तुम अपने दिल में उसकी मूर्ति बनाती हो। मनीषी कहती है कड़क कर, डांट कर मंजू बंद कर या बकबक। मंजू कहती है सच्ची बात को अक्सर लोग बकबक कह देते हैं, तेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। फिर तेरे मन में तेरी माँ की जो मूर्ति है वह बड़ी भयानक है ना। उसका मुख क्रोध से विकृत है, उसकी आंखें नफरत से लाल हैं, उसके दांत आगे को निकल आए हैं, उसके बाल रूखे और उलझे हैं। मनीषी कहती है मंजू तुझे हुआ क्या है, तू मुझे जला क्यों रही है। मंजू कहती है क्योंकि जले हुए को जलाने में मज़ा आता है। हंस पड़ती है पगली मेरी बात मान ले। और ये कुछ और कहना चाहती है, तब तक बादल का प्रवेश हो जाता है, बादल आ जाता है।
छुट्टी लेकर वहाँ से ऑफिस से छुट्टी इसको मिल जाता है। बादल कहता है ओ मंजू आई है, अरे भाई तुम अपनी सखी को समझाती क्यों नहीं या क्यों जलती रहती है। मंजू कहती है वाह भाई साहब, बादल होकर मुझे कहते हो कि मैं किसी को जलन बुझाऊं, किसी की जलन बुझाऊं। बादल तुम हो और जलन मुझे बुझाने बोलते हो। अरे तुम बादल हो, तुम बरस जाओ, जलन बुझ जाएगा। बादल भाई हम तो गरजने वाले बादल हैं, बरसते नहीं। ये बोल रहा है कि हम तो गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। बरसने वाले बादल थोड़ा सांवला होता है, काला होता है और वो थोड़ा उसमें वजन होता है, पानी होता है। हम तो सफ़ेद बादल हैं, हम सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। मंजू बोलती है बस बिजलियाँ गिराते हैं, बस तुम बिजलियाँ ही गिराते हो, आग भड़काते हो। बादल जो तुम समझो, मैं दफ्तर चला। सुनो मनी, मैंने जाने का निश्चय कर लिया है, अभी जाकर छुट्टी का प्रबंध करता हूँ। अच्छा, दफ्तर नहीं गया था, वो खाना खाने गया था, खाना खा के आया है इससे अनुमति लेने के लिए कि मैं जा रहा हूँ दफ्तर छुट्टी लेने के लिए, तो छुट्टी का प्रबंध करता हूँ, कल चल सकते हैं हम लोग घूमने के लिए। मंजू कहती बाहर जा रहे हो, मुझे भी ले चलोगे। बादल कहता है तू चल सकती है, सच। खुश हो जाता है, अरे वाह एक और जाएगी साथ में। तो मंजू कहती है अरे भाई साहब हमें कौन ले चलता है, सब कहने की बातें हैं, कहने की। बादल कहता है बस इतनी जल्दी हथियार डाल दिए, अच्छा मैं चला। मंजू भाई साहब मैं भी आ रही हूँ। अच्छा मनी मैं भी चली, धीरे से, घबराने की कोई बात नहीं, सब बातें मौसी को बता देना, फिर जो होगा जो कुछ होगा देखा जाएगा। जाना जाता है, दोनों जाते हैं। मनीषी खोई खोई, फिर अपने में खोई खोई, मौसी को बता दूँ, मौसी मुझसे इतना प्यार करती है, पराई होकर भी कितनी अपनी है। कैसी बात है, जो अपने को अपने हैं वे शत्रु हैं, जो पराए हैं वे प्यार करते हैं। तब तक कमला का प्रवेश होता है, तब तक फिर मौसी जो है कमला वो आ जाती है। कमला कहती है मनीषी बेटी आओ तुम भी कुछ खा लो। मनीषी अचानक से मौसी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कमला पास आती हुई क्या क्या कहा तुमने, मुझसे क्या कहना है। मनीषी कहती है कुछ बातें करनी है। कमला हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर करो, पर आज मुझे ज़रा जल्दी जाना है, कल ना कर लोगी। मनीषी नहीं मौसी अभी करूँगी। मौसी आप मुझे कितना प्यार करती हैं। मनीषी रुआसी होकर मौसी मैं बड़ी अभागिन हूँ। रुआसी होकर बोलती है कि मैं बड़ी अभागिन हूँ। कमला कहती है अच्छा अच्छा कर, पर अरे यह क्या, आँखों में पानी क्यों भर आया। कमला कहती है ऐसा घरवर पाकर भी जो भाग्य को कोसते हैं वे सचमुच अभागे होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ खबरदार। मनीषी कहती है मौसी आप समझी नहीं, इसी सुख के कारण मैं किसी की आँख का कांटा बन गई हूँ। वह मेरे पति को मुझसे छीन लेना चाहती है। वो जो माँ के आने की खबर है वही बता रही है। कमला क्या कहा, कोई क्या करना चाहता है। मनीषी मेरे पति को। कमला कौन है, कौन। मनीषी मेरी माँ। कमला ठगी सी क्या कहा तुमने, तुम्हारी माँ। मनीषी हाँ। कमला लेकिन तुम्हारी माँ से क्या संबंध। मनीषी उसने मुझे ढूंढ निकाला है, वह मेरे पास आना चाहती है। कमला मैं समझी नहीं। मनीषी उसने मुझे पत्र लिखा है, वह बराबर 3 महीने से मुझे पत्र लिख रही है। कमला 3 महीने से पत्र लिख रही है, कहाँ से। मनीषी इसी शहर से। कमला वह इसी शहर में है और तुमसे मिली तक नहीं, मिलने नहीं आई। अब कमला को आश्चर्य हो रहा है कि वह इसी शहर में और तुमसे मिलने नहीं आई, सिर्फ पत्र लिख रही है। अब मनीषी को छटपटाहट है कि वो मुझसे मिलने क्यों आ रही है। मनीषी कहती है आवेश से मैं उससे मिलना नहीं चाहती, मैं उससे नफरत करती हूँ, जो अपने सुख के लिए मुझे 4 वर्ष की आयु में छोड़कर चली गई, जिसने मुझे
माँ के सुख से वंचित किया, जिसने मुझे अभाव और अपमान में तड़पने को विवश किया, वह मेरी माँ होने का दावा कैसे कर सकती है। कमला कहती है, मनीषी शांत हो बेटी, तेरी सारी कहानी सुनी है, और असल में सुनी क्या है, उसकी वास्तविक माँ तो यही है कमला, इसको पता नहीं है, सिर्फ बस इतना ही मामला है। बोलती है, मनीषी शांत हो बेटी, तेरी सारी कहानी मैंने सुनी है, तेरे दर्द को मैं समझती हूँ। तेरे पिता का जब देहांत हुआ तब तू 2 वर्ष की थी, तेरी माँ युवती थी। 2 साल उसने रो रो कर काटे, पर फिर वहाँ ना रह सकी। तेरे बाबा के विरोध के बावजूद वह चली गई। मनीषी कहती है करुण स्वर में, दादी कहती थी कि बाबा ने उसके पैरों पर टोपी रख दी, लेकिन टोपी रख दी। बाबा, गांव में लोग बाबा कहते हैं दादाजी को, और दादी जी को मामा बोलते हैं। तो दादी जी कहती थी मनीषी को कि उनके जो दादाजी थे वो अपनी टोपी निकाल करके माथे पर से मनीषी की माँ के पैर पर रख दिए थे कि तुम नहीं जाओ, किसी हाल में भी मत जाओ दूसरे के साथ, तुम यहीं रहो और अपनी बच्ची है उसको संभालो। वो कभी इच्छुक ये नहीं थे उनके घर वाले कि ये किसी और से शादी करे। तो कमला कहती है, मैंने सुना है बेटी, सब कुछ सुना है। यह भी सुना है कि वह तुम्हें ले जाना चाहती थी, पर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं दिया। तुम्हें ले जाना चाहती थी साथ में, लेकिन तुम्हारे बाबा ने तुम्हें नहीं दिया साथ ले जाने के लिए, छोड़ दिया फिर उसी को जाने के लिए। मनीषी कहती है, नहीं नहीं, यह गलत है। वह मुझे ठुकरा गई, वह मुझे प्यार नहीं करती थी, वह अपने को, अपने सुख को प्यार करती थी। कमला कहती है, और तुम अपने सुख को प्यार करती हो, इसमें क्या बुरा किया? दुनिया में ऐसा ही होता है। मनीषी काँप कर, मौसी। कमला, मैं गलत कहती हूँ? तुम उससे इसलिए तो नफरत करती हो कि उसने तुम्हारे सुख का ध्यान नहीं रखा। मनीषी, मौसी, एकदम टूटकर, मौसी आप नहीं जानती कि मुझ पर क्या क्या बीती है। मैं कितने अभाव में तड़पी हूँ, कैसे कैसे अपमान की आग में झुलसी हूँ। सब बच्चे माँ बाप की बातें करते थे और मैं रोती रहती थी। ये बचपन की बात बता रही है कि सब बच्चे माँ बाप की बातें करते थे और ये रोती थी माँ बाप की बात सुनकर, बच्चों की आपस में माँ बाप की कहानी और बात सुन करके, कि काश मेरे माँ बाप भी होते तो मैं भी अपने माँ बाप की गोदी में खेलती, खिलौने आते, मिठाइयाँ आती, कपड़े आते, माँ बाप मुझे दुलार करते, प्यार करते, घुमाने ले जाते। मैं रोती रहती थी। सब बच्चों के माँ बाप उन्हें प्यार करते थे और मैं प्यार के 2 शब्द के लिए तरसती रहती थी। माँ बाप बहुतों के मर जाते हैं, तब दूसरे लोग उन बच्चों से सहानुभूति प्रकट करते हैं, पर मुझे बेश्या की बेटी तक कह देते थे। जब किसी के माँ बाप मर जाते हैं तो उसके प्रति लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन मेरे बाप मर गया, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, इस वजह से मुझे बेश्या की बेटी तक कह देते थे। कमला कहती है काँप कर, क्या क्या कह देते थे? वे सब दुष्ट थे, पशु, पापी। इसको गुस्सा चढ़ गया, क्योंकि बात तो इसी के बारे में कही जा रही है, माँ तो वास्तविक यही है। मनीषी कहती है, और मेरी माँ क्या थी? सती साध्वी बोल रही है, और मेरी माँ क्या थी? उसको बेश्या ही मानी, इसके नज़र में तो वो यही थी, सती साध्वी। कमला कहती है, तुम्हारी माँ ना सती थी ना साध्वी, वह एक स्त्री थी। वह एक ऐसी स्त्री थी जो सती होने का ढोंग ना रच सकी, सती होने का ढोंग ना रच सकी। वो स्त्री थी, और स्त्री जो करती है उसने वही किया। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी नारी का जो एक तरह से लोग समाज में उस समय सती प्रथा का दौर था, उस सती प्रथा का पर्दाफाश करना चाहते हैं, उसके खिलाफ है विष्णु प्रभाकर।
और सती प्रथा गलत था, इनका ये मान्यता है। लोग सती हो जाते थे, अपने पति के चिता में जो स्त्री रहती थी उसको ज़बरदस्ती पकड़ के जला दिया जाता था। तो विष्णु प्रभाकर यहाँ पर यही दिखाना चाहते हैं कि स्त्री को नारी स्वतंत्रता के अधिकार के लिए ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करते हुए दिखाई देते हैं। नारी स्वतंत्रता की वकालत करते हुए दिख रहे हैं। इस एकांकी के माध्यम से यही दिख रहा है। मनीषी कहती है, मौसी आप माँ का पक्ष ले रही हैं। कमला कहती है, जिस पर आक्रमण किया जाता है उसका पक्ष लेना ही चाहिए, हंसकर। क्या मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया? क्या मैंने तुम्हारा पक्ष नहीं लिया? क्या ही चाहिए, हंसकर। क्या? उसके बाद में मनीषी कहती है, मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे कहने पर ही ये लोग मुझे स्वीकार कर सके हैं। तुम्हारी कृपा से ही मैं यहाँ हूँ। आपने तब मेरी रक्षा की, तो आज भी बताइए मैं क्या करूँ? मेरी माँ को अब 15 वर्ष बाद यह प्रेम उमड़ा है कि वह मुझसे मिलने को बेचैन है। उसने मेरा सुख क्यों नहीं देखा जाता? उनसे मेरा सुख क्यों नहीं देखा जाता? क्यों मेरे सौभाग्य को दुर्भाग्य में पलट देना चाहती है? कमला कहती है इसके जवाब में, तुम्हारा विचार है कि उसके आने से ये लोग नाराज़ होंगे? मनीषी कहती है, अवश्य होंगे। उसकी माँ दूसरे के पीछे भागती फिरी, जिसकी बेटी का क्या भरोसा। ये लोग सोचेंगे कि उसकी माँ जो दूसरे के पीछे भागती फिरे, उसकी बेटी का क्या भरोसा। मेरी सास ससुर तो यही सोचेंगे, मेरे पति तो यही सोचेंगे, क्या भरोसा। फिर मौसी तुम कितने शक्की होते हैं, पुरुष कितने शक्की होते हैं, ये तो तुम जानती ही हो। कमला कहती है, पुरुष शक्की होते हैं या नहीं तुम अवश्य हो। तुम पहले कैसे डिसाइड कर ले रही हो कि पुरुष शक्की होते हैं? सब पुरुष शक्की होते हैं, सब एक जैसे होते हैं? नहीं, तुम गलत बात कर रही हो। तुम अवश्य शक्की हो। पुरुष होते हैं या नहीं होते छोड़ दो, बाद की बात है। उसके साथ कायर भी हो, स्वार्थी कायर ही होते हैं। क्या तूने बादल से कहा? मनीषी कहती है, नहीं, उनसे तो नहीं कहा। उनसे कहती तो बोलना चाहती है। तब तक कमला कहती है, तो वह मुझे घर से निकाल देते। इतना अविश्वास, इतना धोखा, इतना स्वार्थ। अब समझी, यह सब रोग, यह दौरे, ये सब इसी कारण थे। मनीषी अब अपने को और धोखा ना दे। माँ आ रही है तो उसका स्वागत कर। मैं अभी जाकर बादल को बुलवाती हूँ। गमन, और निकल जाती है इतना कह करके। मनीषी कहती है, मौसी सुनो तो मौसी, उन्हें ना बुलवाओ, उनसे कुछ ना कहो। मौसी ओह गई, ओह यह क्या हो गया। मैंने अपने स्वार्थ के कारण उनसे माँ के आने की बात छिपाई। मैं अपने सुख के कारण ही माँ से नफरत करती हूँ। नहीं, यह गलत है, यह नहीं हो सकता। मंजू का प्रवेश। तब तक फिर मंजू आ जाती है, वही ये मंजू। मनीषी कहती है, मंजू मौसी ने सारा दोष मेरे सिर पर डाल दिया। मुझे स्वार्थी कहा और कहा कि अपने सुख के कारण ही मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ। मंजू कहती है, क्या नहीं हो सकता? तू हर वक्त क्या बड़बड़ाती रहती है? सच ऐसा कहा? मौसी से ऐसा कह दिया तूने? मौसी ने ऐसा कह दिया? मनीषी कहती है, वह उन्हें बुलवा रही है, वह उनसे सब कुछ कह देना चाहती है। मंजू, वह तो अब से बहुत पहले कह देना था, बहुत देर हो गया, उनसे तो कह ही देना था ये बात। डर क्यों रही हो? मनीषी कहती है, तू भी ऐसा सोचती है? मंजू, यही सोचकर तो आई हूँ। मनीषी, मंजू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ। चल मंजू, यहाँ से चल। मंजू कहती है, हाय दैया, मेरे साथ भागना चाहती है? नारी के साथ? एकदम हमेशा इसको मजाक सोचते रहता है।
मनीषी जो बोलती है ना कि मंजू मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही, मैं पागल हो रही हूँ, मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, मंजू चल मंजू यहाँ से चल। तो उसके जवाब में मंजू मजाक सूझ जाता है, मंजू को थोड़ा सा चुहल सूझ जाता है। ये बोलती है हाय दैया मेरे साथ भागना चाहती है, नारी के साथ। एकदम मतलब अचानक, मनीषी यह कैसी दुर्बलता है, अपने को संभाल, ना रो मत, सुन धीरे से, माँ को आने दे, आने पर उसे डांटना, कोसना, घर से निकाल देना, तब ये लोग बहुत प्रसन्न होंगे। और कहना ही चाहती है और कुछ, तब तक बादल आ जाता है। बादल का प्रवेश पुकारता आता है, अरे मनी छुट्टी का प्रबंध हो गया, और मंजू तुम हो। मंजू चूँकि यहीं रहती, मंजू क्या करूं, अपनी अनाथ बहन की सार संभाल करने आना ही पड़ता है। बादल काश कि हम भी अनाथ होते। बादल कोसता है अपने आप को कि काश मैं भी अनाथ होता तो मेरे भी साज संभाल के लिए तुम आती। मैं सनाथ हूँ, अनाथ है तेरी बहन, इसलिए तो इसके देखभाल के लिए आती हो। मंजू कहती है अब हो जाओ, वह तो सोचने की बात है। बादल कहता है यानी सोचूं तो अनाथ, नहीं तो मंजू सनाथ। नमस्कार, मैं चली, मेरे अनाथ नाथ भी पधार रहे होंगे, उन्हें सनाथ कराऊं, फिर तुम्हारी तैयारी करवाऊंगी। गमन, ये कहकर चली जाती है, मेरे अनाथ नाथ आ रहे होंगे। मनीषी के जो पति देव हैं वो अनाथ हैं, तो कह रही है कि वो आ रहे होंगे, पहले उनको सनाथ कर लूं, उसके बाद फिर आऊँगी। बादल हंसता हुआ, अनाथनाथ भाई खूब, यह मंजू भी खूब है। क्यों मनी, तुम दोनों एक शहर की हो? मनीषी जी। बादल लेकिन दोनों में कितना अंतर, एक अनाथ दूसरी अनाथनाथ। मनीषी एकदम अचानक से, आपको मंजू बहुत अच्छी लगती है? बादल ना एकदम नहीं, मुझे अनाथनाथों से डर लगता है। बाबा रे कैसा कड़वा सत्य बोलते हैं। अच्छा मनी, मंजू के भी तो माँ नहीं है? मनीषी जी हाँ, इसकी माँ बचपन में मर गई थी, पर मेरी माँ जिंदा है। अब आ रही है, धीरे धीरे बता रही है। बादल सुना तो है पर देखा नहीं। बादल कहता है सुना तो है कि तेरी माँ है, लेकिन देखा नहीं अभी तक। मनीषी कहती है आज देख लेना, अब आ रही है जगह पर। बादल क्या क्या कहा? ओ हाँ, मौसी कहती थी कि आज तुम्हारी माँ आ रही है, तुमने पहले मुझे क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बताया? इसलिए ना कि तुम विश्वास नहीं करती थी। मनीषी एकदम काँप कर, नहीं यह बात नहीं। बादल तब? मनीषी एकदम अचानक से, मैं बताती हूँ, उसका कारण यही था कि आप मुझ पर कुछ कहना चाहती थी। इसके बदले में तुरंत बादल बोल पड़ता है, शंका करने लगते, उसकी मुंह की बात बोल देता है, शंका करने लगते। मनीषी एकदम अचानक से, नहीं यह बात नहीं, यह बात नहीं, यह बात नहीं। बादल तो क्या बात है? मनीषी बेहवल होकर, मैं कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं? एकदम मतलब अचानक से, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। बादल तो यह बात मुझे पहले बतानी थी, पर खैर अब कुछ भी नहीं बिगड़ा। वाह कब आ रही है? मनीषी बस अब कभी भी आ सकती है। बादल तो फिर तुम उसका स्वागत करने को तैयार हो जाओ। मनीषी नहीं यह नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं मिल सकती, मैं उससे नहीं मिल सकती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ, मैं उसे देख ही नहीं सकती, मैं उसे मार डालूँगी। बादल यह तो और भी अच्छा होगा। मनीषी आप तो मजाक करते हैं। बादल मजाक करता हूँ, यह तूफान मैंने मचा रखा है, चलो उठो हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन मनीषी स्वामी मैं बहुत दुर्बल हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ? मंजू का तेज़ी से प्रवेश। तब तक फिर से मंजू आ जाती है, और आपकी सिर्फ मंजू ही नहीं आती, उसके साथ उसकी माँ की खबर भी लाती है कि माँ आ रही है। मंजू चूँकि ये नाटकीय ढंग से है, एकांकी है, और सारा खेल तो चल रहा है उसी कमरे में, ये तो पता चल ही रहा है। मंजू मनी माँ आ गई। मंजू आवाज़ देती है, मनी माँ आ गई।
मनीषी क्या? मनीषी चौंक जाती है। क्या? बादल, माँ आ गई? कहाँ? मनीषी, नहीं नहीं, दरवाजे बंद कर दो, वह नहीं आ सकती। मनीषी मना कर रही है। नहीं नहीं, दरवाजे बंद कर दो, वह नहीं आ सकती। वह आ नहीं सकती, मैं उससे नहीं मिलूंगी स्वामी, मैं उससे नहीं मिलूंगी, उसे देख नहीं सकती, मुझे। और कुछ कहना ही चाहती है। बादल कहता है तब तक, अब कुछ नहीं हो सकता, हमें माँ का स्वागत करना ही होगा अब। मनीषी कहती है, नहीं नहीं, मैं स्वागत नहीं कर सकती, मैं उसका अपमान करूंगी, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। डॉक्टर का प्रवेश। तब तक वो मौसा जो है डॉक्टर आ जाता है, उसका भी प्रवेश होता है। डॉक्टर कहता है, किसे घर से निकाल दोगी? शायद माँ को, लेकिन वह तो आ ही नहीं रही। कहता है कि वो तो आ ही नहीं रही। मनीषी कहती, नहीं आ रही? बादल, आपसे किसने कहा? बादल पूछता है, आपसे किसने कहा? डॉक्टर कहता है, उसी ने, अभी इधर आ रहा था तो रास्ते में मिल गई। मनीषी बोलती है, मेरी माँ आपको मिल गई, आप उसे जानते हो? डॉक्टर, उसने स्वयं बताया कि वह मनीषी की माँ है और अब वह उसके घर नहीं जाएगी। मनीषी, क्यों नहीं जाएगी? मनीषी पूछती है, क्यों नहीं जाएगी? डॉक्टर कहता है, कहती थी मनीषी मुझसे नफरत करती है, वह मेरी सूरत नहीं देखना चाहती, वह समझती है कि मेरे आने से उसके सुखी जीवन में तूफान आ जाएगा। बादल कहता है, यह कहा उसने? समझदार जान पड़ती है मनी, तुम्हारी माँ। कुछ कहना ही चाह रही होती, और आगे कुछ कहना चाह रहा होता है, तुम्हारी माँ। तब तक मनीषी बोलती है, वह इस समय है कहाँ? पूछती है। डॉक्टर, इस समय मेरे घर पर है। बादल, तो आप उन्हें अपने घर ले गए? घर तो एक ही जगह है, मतलब कमरा अलग अलग है, तो इसलिए बता रहा है कि वह मेरे घर पर है। तो आप उन्हें अपने घर ले गए? डॉक्टर, मैं उसे क्यों ले जाता, वह उसी का है। वह उसी का है? मनीषी, क्या क्या कहा? घर उसी का है? डॉक्टर, हाँ बेटी, जो मेरे घर की मालकिन है वही तुम्हारी माँ है। मनीषी, क्या? बादल, हाँ मनी, जिसे अब तक मौसी कहती आई हो वही तुम्हारी माँ है, उनसे नफरत कर सको तो। मनीषी बीच में, नहीं नहीं, नहीं करती है, नहीं नहीं करती है। मनीषी पागल सी होकर, नहीं नहीं, यह सब गलत है, यह नहीं हो सकता। भागती है, तेजी से भागती है। बादल पुकारता हुआ, मनी मनी, तुम जा कहाँ रही हो? डॉक्टर कहता है, वह माँ के पास जा रही है। हंसता है, कबीर साहब कहते हैं कि हमको भी चलना चाहिए, चलने में ही सुख है। आओ बादल, आओ मंजू। डॉक्टर व बादल तेजी से बाहर जाते हैं, आंखों में पानी भरे मंजू भी पीछे पीछे जाती है। और यहीं पर एकांकी समाप्त होता है। तो ये था एकांकी माँ, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह एक बच्चा जिसको शुरू से ही बता दिया गया, माँ के खिलाफ़ समझा दिया गया, और वो किस तरह माँ से नफ़रत करने लगी, और वही माँ जो उसको रख रही है मौसी के रूप में, उससे अनजान बनकर रह रही है। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर नारी स्वतंत्रता का अधिकार के प्रति समाज को जागरूक करना चाहते हैं इसका एकांकी के माध्यम से। मूल इसका जो उद्देश्य है यही लगता है। आशा करता हूँ आप एकांकी समझ चुके होंगे, और एकांकी का जो पात्र हैं कुल मिलाकर, जो मुख्य पात्र हैं, मनीषी, बादल कुमार, कमला, मंजू, एक डॉक्टर जो मौसा है, और मनीषी की माँ की जो दूसरे पति हैं, और बस तो इतना ही तो पात्र हैं इसमें। एक मंजू का पति है जो इसका नाम का उल्लेख नहीं है, और उनका कहीं पे सिर्फ बात ही किया जाता है उनके बारे में, अनाथ पति, और इसके अलावे वो मंच पर कभी दिखते नहीं हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एकांकी में। धन्यवाद।